हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज है हमारा यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लेक्चर नंबर 3। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया है हमें, इन स्टीम लोकोमोटिव, जो हमारे स्टीम से चलने वाले लोकोमोटिव है, उसमें इलेक्ट्रिकल पावर इज़ प्रोवाइडेड थ्रू, मतलब इसमें इलेक्ट्रिकल पावर किसके थ्रू हमें प्रोवाइड करते हैं। पहला दिया है आपका बैटरी सिस्टम, सेकेंड दिया है आपका डीजल इंजन जनरेटर, थर्ड दिया है आपका ओवरहेड वायर और फोर्थ दिया है आपका स्मॉल टर्बो जनरेटर। तो देखिए आपने सुना, जैसे हमें पता है कि स्टीम टरबाइन जो होती है वो आपकी बहुत तेज़ से चलने वाली टरबाइन है, मतलब इसका आरपीएम बहुत तेज़ होती है। देखिए इसको दिखाता हूँ आपको। स्टीम जो होती है, स्टीम टरबाइन का हम यूज़ करते हैं आपका स्टीम लोकोमोटिव में। ठीक है, लोकोमोटिव मतलब ट्रेन होती है या फिर ट्रैक्शन सिस्टम। तो स्टीम जो लोकोमोटिव होती है हम यहाँ पर करते हैं आपका टर्बो जनरेटर का यूज़, और ये स्मॉल टर्बो जनरेटर होते हैं। टर्बो जनरेटर वो होता है जिनकी स्पीड बहुत हाई होती है, स्मॉल टर्बो जनरेटर। और इनमें आपका कौन सा होता है, इसमें लगता है आपका सिलेंड्रिकल टाइप ऑफ रोटर। ठीक है, रोटर जो होता है वो सिलेंड्रिकल टाइप का होता है। स्टीम आपका लोकोमोटिव में जो हमारा लगता है वो है आपका स्मॉल टरबाइन जनरेटर। ठीक है, बाकी जो इसकी आरपीएम स्पीड है ये आपका अप्रॉक्सीमेटली 2400 आरपीएम घूमता है। ठीक है, रोटेशन पर मिनट, एक मिनट में आपका 2400 बार ये घूमता है। बाकी जब इतना ही घूमता है तो कितनी एनर्जी जनरेट करता है, ईएमएफ जो जनरेट करता है, ईजी या वोल्टेज जो जनरेट होती है वो इन द रेंज ऑफ 32 टू 37 वोल्ट। ठीक है, जो यहाँ पर ये वोल्टेज जनरेट करेगा वो 32 टू 37 वोल्ट के बीच में जनरेट करता है। बाकी इसकी कैपेसिटी हमारी, वो भी लिख देता हूँ, कैपेसिटी इसकी हमारी 350 से 500 वाट तक का होती है। 350 वाट से लेकर 500 वाट तक का की पावर ये आपका जनरेट कर सकता है। ठीक है, ये बाकी जो आपका वोल्टेज जनरेट करता है वो आपका 32 से लेकर 37 वोल्ट तक का, और आरपीएम इतनी इसकी स्पीड है, एन स्पीड है आपकी 2400 आरपीएम, इतनी तेज़ी यहाँ पर घूमता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें चाहिए ऐसा जनरेटर जो तेज़ स्पीड में घूमे। उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं आपका टर्बो जनरेटर, और आपके स्मॉल साइज का टर्बो जनरेटर हम लोग उसमें यूज़ करते हैं स्टीम लोको पायलट में। तो आंसर नंबर डी इसका सही हो जाएगा ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ हीटिंग इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई, मतलब सप्लाई फ्रीक्वेंसी पे कौन सी यहाँ पर हीटिंग डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एफ, जो आपका एफ से इंडिपेंडेंट हो, जो हमें सप्लाई में फ्रीक्वेंसी है उससे जो इंडिपेंडेंट हो वाली हीटिंग कौन सी है। पहला दिया है इंडक्शन हीटिंग, सेकंड दिया है डायलेक्ट्रिक हीटिंग, थर्ड दिया है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हीटिंग और फोर्थ दिया है ऑल ऑफ दी अबव। तो देखिए जो हमारी इंडक्शन हीटिंग होती है इसमें हम लोग एसी का यूज़ करते हैं। ठीक है, एसी हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं, और एसी के यूज़ करने के कारण यहाँ पर आपका एक्सएल की वैल्यू बहुत हाई होती है, इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर इंडक्टिव रिएक्टेंस की हाई वैल्यू होती है जो होता है आपका ओमेगा एल। ओमेगा एल होता है आपका 2πfl। ठीक है, 2πfl। तो यहाँ पर ये आपके जो हीटिंग है वो प्रोपोर्शनल हो जाती है फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग में भी आपका एसी वाली हीटिंग होती है। डाइलेक्ट्रिक का बनता है जब यहाँ पर कैपेसिटर फॉर्म होता है दो आपका कंडक्टिंग प्लेट के बीच में, जब यहाँ पर आपका इंसुलेटिंग मीडियम आता है तो आपका डाइलेक्ट्रिक बनता है ये। ठीक है, तो यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक हीटिंग क्या होता है, इसमें आपका कैपेसिटर बनता है। कैपेसिटर में क्या होता है, कैपेसिटर में एक्सी की जो वैल्यू है, कैपेसिटिव आपका रिएक्टेंस, इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है एक्सएल से। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सी क्या होता है, एक्सी होता है आपका 1/ओमेगा सी। 1/ओमेगा सी मतलब 1/2πfc, 1/2πfc। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये दोनों आपका इंडक्शन हीटिंग और आपका डाइलेक्ट्रिक हीटिंग, ये दोनों आपके यहाँ पर किस में डिपेंडेंट होता है, ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। वेयर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हीटिंग ये आपका इंडिपेंडेंट होती है आपका फ्रीक्वेंसी से, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, इसमें लॉस होते हैं कौन से, आपके I²R लॉसेस। तो I²R यहाँ पर लॉस होते हैं, जिसके कारण वहाँ पर वो आपका मटेरियल को मेल्ट करके यहाँ पर चिपकाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो आपके हीटिंग यूज़ करते हैं वो आपका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हीटिंग होता है। जैसे है हमारा आर है ना, एक वायर का प्रतिरोध है आर, इसके थ्रू जब हम करंट पास कराते हैं तो इसके कारण क्या होता है, यहाँ पर लॉस होते हैं। ठीक है, एज अ फॉर्म ऑफ हीट। तो जो लॉस होते हैं उसको PL लिखता हूँ, पावर लॉस, वो हमारे होते हैं I²R। तो यहाँ पर करंट के मैग्नीट्यूड और रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, किसी भी टाइप की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हीटिंग। यही आपका ऐसी हीटिंग है जो आपका यहाँ पर आपका फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती है, बाकी सब फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, और इसको यहाँ आपको प्लास्टिक का आपका हीटिंग भी बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है आपका अ सिंगल फेस AC आर्क वेल्डिंग। हम सिंगल फेस AC आर्क वेल्डिंग में ट्रांसफार्मर सप्लाइड अप्रॉक्सीमेटली, हम यहाँ पर ट्रांसफार्मर आपका कितना वोल्टेज सप्लाई करता है ये हमें बताना है और कितने पावर फैक्टर पे। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, सिंगल फेस है AC आर्क वेल्डिंग। AC आर्क वेल्डिंग में देखिए यहाँ पर हम लोग जो आपको ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं, ट्रांसफार्मर हमारा किस टाइप का होता है,
ट्रांसफार्मर हम यूज़ करते हैं स्टेप डाउन, ठीक है। स्टेप डाउन क्या करेगा मेरे भाई, स्टेप डाउन जो है वो आपका वोल्टेज को तो कम कर देगा, स्टेप डाउन वोल्टेज को रिड्यूस कर देगा और आपका करंट को इंक्रीज़ कर देगा। सेकेंडरी साइड में जो वोल्टेज आ रहा है वो कम हो जाएगा और यहाँ पर करंट इंक्रीज हो जाएगा। तो देखिए इसके जनरल जो रेंज होती है वो हमारी रेंज इसके होती है आपकी 80 to 100 वोल्ट, ठीक है। ये हमारा सेकेंडरी साइड में 80 to 100 वोल्ट प्रोवाइड करता है और हमारा प्राइमरी साइड में वही आपको 220 वोल्ट की सप्लाई है। 220 वोल्ट की सप्लाई को आपको स्टेप डाउन करके किस में करता है, आपका 80 से लेकर 100 वोल्ट की सप्लाई में, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, वोल्टेज कम होगी और यहाँ पर जो इनपुट में करंट है माना IP है और सेकेंडरी साइड में आ जाएगा IS। तो IS की वैल्यू यहाँ पर सेकेंडरी साइड में जो करंट है IS की वैल्यू ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी साइड करंट, क्योंकि आपके दोनों साइड ट्रांसफार्मर में जो आपका वोल्ट आपके VA रेटिंग होती है, आपकी जो पावर रेटिंग होती है वो इक्वल होती है, ठीक है। बाकी जब इस टाइप पे काम करता है तो इसका पावर फैक्टर बहुत पुअर होता है, पुअर पावर फैक्टर पुअर होगा, पुअर मतलब लो होगा। कितना लो होता है हमारा, 0.3 to 0.4 के बीच में, ठीक है। हमारा 0.3 से लेकर 0.4 लैगिंग पावर फैक्टर होता है हमारे इसका एम्पर। तो देखिए यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, दिया है आपका 100 वोल्ट एट 0.35 पावर फैक्टर लैगिंग, 60 वोल्ट एंड 0.35 पावर फैक्टर लैगिंग, 220 वोल्ट एट 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग और फोर्थ दिया है आपका 100 वोल्ट एट 0.6 पावर फैक्टर लैगिंग। तो देखिए 80 से 100 के बीच में, तो देखिए ये तो कट जाएगा, 60 और 120 कट जाएंगे, तो 100 ये है, 100 ये है। बाकी देखिए पावर फैक्टर 0.6 दिया है और 0.35, तो देखिए इस रेंज के बीच में आ रहे हैं 0.3 और 0.4, तो आंसर नंबर ए इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ए इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि आपका जो AC में हम सिंगल फेस AC में आर्क वेल्डिंग करते हैं तो उस टाइम में जो हम ट्रांसफार्मर सप्लाई करता है वो आपका 100 वोल्ट आपका सेकेंडरी साइड में करता है और इसमें जो आपका पावर फैक्टर होता है वो बहुत लैगिंग होता है, आपका 0.3 से लेकर 0.4 पावर फैक्टर के बीच में होता है, ठीक है मेरे भाई। अगला देखते हैं, हमें दिया है अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज द मोस्ट सुटेबल फॉर अर्बन और सब अर्बन सर्विस फॉर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। जो हमारी मतलब रेल चल रही है इलेक्ट्रिक रेल, उसमें जो आपका यहाँ पर अर्बन और सब अर्बन में हम कौन सी यहाँ पर आपका मशीन का यूज़, कौन सी मोटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला दिया है सेपरेटली एक्साइटेड DC मोटर, सेकंड दिया आपका DC सीरीज मोटर, आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर और 3 फेज सिंक्रोनस मोटर। तो देखिए हम लोग करते क्या है, हम जनरली ट्रैक्शन के लिए सिर्फ 2 मोटर का यूज़ करते हैं। कौन सी, एक हमारी होती है DC सीरीज मोटर और एक होती है हमारी आपका इंडक्शन मोटर, ठीक है। इंडक्शन मोटर में भी हम लोग स्पेसिफिकली यूज़ करते हैं आपका स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, जिसमें आप बाहर से आपको प्रतिरोध की वैल्यू लगा के उसका स्टार्टिंग टॉर्क को हाई कर सकें। तो देखिए हमारे क्या है, टॉर्क जो आपका इसमें जो बनता है आपका DC मोटर के इसमें हम इसको प्रेफर करते हैं DC सीरीज मोटर को। क्यों, देखिए इसके बारे में बताता हूँ। हम यहाँ पर प्रेफर करते हैं DC सीरीज मोटर को क्योंकि सबसे पहले तो उसका टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट का स्क्वायर, ठीक है। मतलब ये आपका हाईएस्ट टॉर्क प्रोवाइड करता है क्योंकि आपकी ट्रेन बहुत भारी चीज़ है, मतलब उसका इनर्शिया काफ़ी होता है। तो उसको स्टार्ट करने के लिए हमें पहले यहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो वो हमें प्रोवाइड करता है आपका DC सीरीज मोटर, जो आपका हाई टॉर्क प्रोवाइड करता है, स्टार्टिंग टॉर्क। तो लिख भी देता हूँ क्यों करता है, आपका हाईएस्ट स्टार्टिंग टॉर्क, हाई स्टार्टिंग टॉर्क ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। हाई स्टार्टिंग टॉर्क हमारा DC सीरीज मोटर प्रोवाइड करती है, ठीक है। इसके बाद इसका एक और चीज़ जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हम इसका यूज़ करते हैं, ये आपका रैपिड फ्लक्चुएशन अगर इसमें सप्लाई में होते हैं तो उसके साथ भी ये कोई इसमें दिक्कत नहीं होती, मतलब रैपिड फ्लक्चुएशन में भी आपका स्टैंड स्टिल कंडीशन में काम कर सकती है, रैपिड फ्लक्चुएशन इन सप्लाई, ठीक है। अगर हमें सप्लाई वोल्टेज जो हमारी VS है इसमें अगर फ्लक्चुएशन आ रहा है तब भी हमारी यहाँ पर मोटर जो है स्टैंड स्टिल में काम कर सकती है, मतलब इसमें कोई ऐसी जो दिक्कत नहीं आती है। तो ये आपका इसके ये 2 बहुत मेन एडवांटेज है, इसलिए हम आपका अर्बन जो आपका शहरी इलाका है या अर्ध शहरी इलाका, वहाँ पर हम DC सीरीज मोटर का यूज़ करते हैं एज अ ट्रैक्शन। तो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर इसका आंसर नंबर B, ठीक है। बाकी जो हमारे टाइप ऑफ सर्विसेज आती हैं वो 3 टाइप की होती हैं, सर्विसेज, टाइप्स ऑफ सर्विसेज, ये हमारे 3 टाइप की होती है, CRVI CES सर्विसेज 3 टाइप की होती है, एक ये लिख दिया, एक ये, ठीक है। सबसे पहले कौन सी लिखूँ, पहले अर्बन वाले लिख देते हैं या मेन वाले लिखते हैं, मेन सर्विस, पहले मेन सर्विस लाइन, मेन सर्विस लाइन, ठीक है। सेकंड है आपका अर्बन, फिर आपका सब अर्बन, ठीक है, अर्बन और सब अर्बन। तो ये हमारी 3 टाइप की लाइन होती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो मेन सर्विस लाइन होती है उसमें जो 2 स्टॉप्स हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो ग्रेटर देन 10 किलोमीटर होती है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टॉप हमारे ग्रेटर देन 10 किलोमीटर होती है। अर्बन वो आपका शहरी इलाका है, इसमें वहाँ पर स्टॉप जो होते हैं वो आपका 1 किलोमीटर या उससे कम में होते हैं, ठीक है। और बाकी सब अर्बन में 1 से लेकर 8 किलोमीटर या 7 किलोमीटर तक का हम लोग इसको लेते हैं। 1 से लेकर 8 किलोमीटर के बीच का आपका 2 स्टेशन के बीच का स्टॉपेज होता है ये, ठीक है। तो ये इनके बारे में है।
तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोस्ट सूटेबल फॉर अर्बन, और आपका सब अर्बन में हम कौन सा यूज़ करते हैं, डीसी सीरीज मोटर का यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका हाईएस्ट आपका स्टार्टिंग टॉर्क होता है, और साथ ही साथ ये आपका जो आपके सप्लाई में रैपिड फ्लक्चुएशन होता है उसमें भी आपका स्टैंड आपका विद स्टैंड कंडीशन में रहती है। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ इंडिविजुअल ड्राइव, इंडिविजुअल इलेक्ट्रिकल ड्राइव का कौन सा एडवांटेज नहीं है, ये हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है। देखिए पहले इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या होती है, ऐसी मशीन जो आपकी ड्रिवन होती है सेपरेट मोटर से, ठीक है, हर एक मशीन के लिए आपकी सेपरेट मोटर लगी रहती है ड्रिवन करने के लिए, उनको चलाने के लिए एक सेपरेट मोटर लगी होती है, ठीक है। सेपरेट मोटर होगी तो इनको हमको स्टार्ट करना और इनको रोकना आपका सिंपल हो जाएगा, स्टार्ट एंड स्टॉप हम इसको अपने हिसाब से कर सकते हैं, स्टार्ट एंड स्टॉप डिजायर्ड, मतलब जितना हम चाहते हैं कि कब चले कब रुके, यहाँ पर ये आपका प्रोवाइड करते हैं। और इसके साथ साथ इनका जो इंस्टॉलेशन होता है वो बहुत फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि हर एक मशीन के लिए अपना अलग अलग है, तो ये आपका फ्लेक्सिबल इंस्टॉलेशन प्रोवाइड करती है। बाकी यहाँ पर एक्सीडेंट बहुत कम होते हैं, एक्सीडेंट यहाँ पर बहुत कम होते हैं, और इसकी यहाँ पर लेकिन यहाँ पर सब के लिए अलग अलग, यहाँ पर स्टार्टिंग के लिए सेपरेट अगर मोटर लगा रहे हैं तो इसकी यहाँ पर इनिशियल कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि हर एक मशीन को चलाने के लिए सेपरेट के लिए हमने मोटर लगा रखी है, तो इनिशियल कॉस्ट यहाँ पर बहुत हाई हो जाती है इसकी एज़ कम्पेयर टू अदर टाइप ऑफ ड्राइव। तो देखिए क्या हो जाएगा, कौन सा सही नहीं है, इट हैज़ लो इनिशियल कॉस्ट, तो यही हो जाएगा। देखिए क्योंकि इसकी इनिशियल कॉस्ट बहुत हाई होती है, कॉस्ट जो है इसकी बहुत हाई होती है, क्योंकि हम हर एक इंडिविजुअल आपको इलेक्ट्रिक ड्राइव के लिए एक सेपरेट मोटर का यूज़ करते हैं। बाकी इट कैन रन एंड स्टॉप एज डिजायर, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर हर एक ड्राइव के लिए सेपरेट मोटर लगी है जिसको हम खुद अपने हिसाब से कब चालू करना है कब बंद करना है ये कर सकते हैं। बाकी फ्लेक्सिबिलिटी इन इंस्टॉलेशन बिल्कुल ठीक है। बाकी रिस्क ऑफ एक्सीडेंट्स इज लेस, एक्सीडेंट्स का रिस्क भी यहाँ पर कम होता है। अगला देखते हैं, दिया है द कैपेसिटी ऑफ बैटरी इज 60 एम्पियर आवर, एक बैटरी की कैपेसिटी 60 एम्पियर आवर है, तो हाउ लॉन्ग कैन अ करंट ऑफ 5 एम्पियर इज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, तो उस बैटरी से 5 एम्पियर का करंट कितने टाइम के लिए निकल सकता है, ये हमें यहाँ पर पूछ रहा है। तो देखिए कैपेसिटी दी है, कैपेसिटी ऑफ अ बैटरी किसमें दिया है 60 एम्पियर आवर, ये ए एस मतलब एम्पियर आवर होता है। बाकी इसमें जो करंट जो आपका ये आपका डिलीवर कर रहा है वो है 5 एम्पियर, तो हमें यहाँ पर बताना है कितने टाइम के लिए आपका करंट देगा। तो देखिए यहाँ पर एक सिंपल फार्मूला लगाते हैं हम लोग, क्या, कैपेसिटी का। कैपेसिटी क्या होता है, कैपेसिटी इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम, आई इंटू टी हमारी होती है कैपेसिटी, ठीक है, ये हमारा सिंपल फार्मूला है। अब यहाँ से क्या निकालना है, यहाँ से हमें टाइम निकालना है, तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू यह आ जाएगा कैपेसिटी अपॉन करंट, कैपेसिटी को करंट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। कैपेसिटी है आपकी 60 एम्पियर आवर और आपका टाइम कितना है, टाइम है आपका 5 एम्पियर, तो एम्पियर से एम्पियर कर जाएगा तो यह आ जाएगा 12 पंचे 60, 12 घंटे, 12 घंटे, या इसको क्या लिख सकते हैं, अगर आप मिनट में लिखें तो 12 इंटू 60, 12 छक 72, यह आ जाएगा आपका 720 मिनट, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा 720 मिनट। अच्छा आवर में दिया है तो आंसर हो जाएगा आपका 12 आवर, ठीक है, ये 12 आवर। यहाँ पर तो मैंने इसको मिनट में कन्वर्ट कर दिया था क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन में मिनट में देते हैं, लेकिन आवर में दिया तो क्या आ जाएगा 12 आवर, आंसर नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका फिलामेंट यूज इन हेलोजन लैम्प इज मेड ऑफ, हेलोजन लैम्प में जो आपका फिलामेंट बना होता है वो फिलामेंट होता है वो किसका बना रहता है। तो देखिए हेलोजन के अंदर क्या होता है, हमारी इस टाइप की एक ट्यूब होती है, ये ठीक है, यहाँ पर हमारी ट्यूब होती है और इसके बीच में हमारा एक फिलामेंट का वायर होता है इस टाइप से, ठीक है, ये हमारा वाइट कलर में फिलामेंट का वायर है। तो यहाँ पर जो हम फिलामेंट यूज़ करते हैं ये हम यहाँ पर करते हैं टंगस्टन, टंगस्टन, टंगस्टन का यूज़ हम आपका हेलोजन और इनकैंडेसेंट लैंप में हम लोग इसी का यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे वो टंगस्टन जो होता है, टंगस्टन का जो आपका मेल्टिंग पॉइंट है बहुत हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट मतलब मेल्टिंग पॉइंट या मेल्टिंग टेम्परेचर इसका बहुत हाई होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ऐसे दिखाते हैं एरो से, और साथ ही साथ इसका प्रतिरोध बहुत हाई होता है, हाई रेजिस्टेंस। तभी इसमें आई स्क्वायर आर लॉस होते हैं, आर की वैल्यू जितनी ज़्यादा है तभी यहाँ पर आई स्क्वायर आर लॉस उतने ज़्यादा होंगे, और उतनी ज़्यादा हीट जब आप पे निकलेगी तो ये आप उतना ल्यूमिनेशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको 2-3 मटेरियल जो इसमें एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, यहीं पर मोटे मार्कर से लिख देता हूँ। एक आता है यूरेका, EURECA, यूरेका, ठीक है। यूरेका का जो आपका मेल्टिंग टेम्परेचर होता है T डिग्री में लिख देता हूँ, टेम्परेचर इन डिग्री, ये एम लिख दिया मेल्टिंग टेम्परेचर, तो ये होता है आपका 1300 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इसका मेल्टिंग टेम्परेचर 1300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और इसका प्रतिरोध रेजिस्टेंस वो होता है आपका 2.5 ओम, 2.5 ओम, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम में भी आया है। इसके अलावा मैं बाकी की भी एक बार आपको बता देता हूँ। टंगस्टन जो मैंने बताई दिया, वैसे टंगस्टन
टंगस्टन का क्या होता है, टंगस्टन का जो हमारा होता है ये हाईएस्ट टेम्परेचर को आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है, कितने के आसपास होता है, ये आपका होता है 3400 डिग्री के आसपास। एग्जैक्ट देखेंगे तो 3422 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, आप 3400 याद करिएगा। बाकी इसका जो प्रतिरोध है वो होता है 133 ओम। रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर 133 ओम होती है इस टाइम पर, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं नाइक्रोम का, निकेल प्लस क्रोमियम का जो आपका अलॉय होता है उसको हम बोलते हैं नाइक्रोम। नाइक्रोम जैसे हीटिंग एलिमेंट में जो आपका वायर लगाते हैं वो नाइक्रोम का होता है। तो ये आपका 1400 डिग्री सेंटीग्रेड तक का इसका यहाँ पर मेल्टिंग टेम्परेचर होता है। बाकी इसका प्रतिरोध होता है आपका 112 ओम, ठीक है। इसके अलावा एक और तो बताता हूँ, मैग्नीन का भी यूज़ करते हैं हम, मैग्नीन, ठीक है। मैग्नीन आपका 1000 डिग्री के आसपास 1020 डिग्री सेंटीग्रेड तक का होता है और आपका 10.5 ओम इसका प्रतिरोध होता है, ठीक है। प्रतिरोध कहाँ किस में, एट ओम्स पर। तो ये भी आप याद कर लीजिएगा, ये आपके मटेरियल में 4 इनके बारे में पूछते हैं मैक्सिमम 90% सवाल इन्हीं के बारे में, कितने टेम्परेचर में कौन काम करता है, तो वो मैंने आपको दिखा दिया उनके रेजिस्टेंस की वैल्यू के साथ। तो यहाँ पर देखिए हैलोजन के लिए कौन सा यूज़ करते हैं, हैलोजन के लिए हम लोग टंगस्टन का यूज़ करते हैं, ठीक है। वही बाकी चारों दिए थे मैंने इनके बारे में बता भी दिया आपको। अगला देखते हैं, दिया है आपका द गिवन फिगर रिप्रेजेंट डेस्क लाइटिंग स्कीम सिस्टम। तो ये जो आपका फिगर दिखा रखा है, तो ये आपको देखिए ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्टर लगा रखा है। मतलब ये क्या कर रहा है, आपके ऐसे दिखाता हूँ नीचे की ओर को, ये देखिए हमारा है बल्ब, तो बल्ब से यहाँ पर से क्या निकल रही है, यहाँ पे ल्यूमिनस फ्लक्स निकल रहा है ऐसे, ठीक है। ये ऐसे करके हमारा ल्यूमिनस फ्लक्स निकल रहा है। तो देखिए वह बल्ब जिसमें आपका ल्यूमिनस फ्लक्स जो आपके टोटल फ्लक्स है उसका 90% ऑफ टोटल फ्लक्स, मतलब 90% ऑफ टोटल जो आपकी लाइट रेस निकल रही है टोटल फ्लक्स, अगर आपका डायरेक्ट, ये देखिए डायरेक्ट नीचे कहाँ की ओर को, डायरेक्ट आपका वर्किंग प्लेन में गिरे, डायरेक्ट वर्किंग स्पेस में अगर पड़ता है तो हम इसको बोलते हैं डायरेक्ट लाइटनिंग। वर्किंग स्पेस में जब गिरता है तो हम इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई, इसको बोलते हैं आपको डायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम, डायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्टर लगा है, मतलब ये आपका सबको नीचे को ट्रांसमिट कर रहा है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये आएगा आपका डायरेक्ट सिस्टम का एक पार्ट है। इसके अलावा हमारे पास 4 लाइटनिंग के पार्ट होते हैं आपके, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सेमी डायरेक्ट और सेमी इनडायरेक्ट। चलो इनके बारे में बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो देखिए पहले मैं डायरेक्ट के बारे में बताता हूँ। यहाँ पर डायरेक्ट लाइटनिंग, डायरेक्ट लाइटनिंग में क्या होता है, ये मैंने आपको बताया 90% जो आपका टोटल फ्लक्स है वो आपका, मतलब टोटल फ्लक्स का 90% आपका नीचे की ओर को पड़ता है। वर्किंग प्लेन में मैंने ऐसे दिखाया नीचे की ओर को, डाउनवर्ड आपका 90% आपका डाउनवर्ड होता है, ठीक है। ये आपका डायरेक्टली हमारा जो वर्किंग प्लेन है यहाँ पर पड़ता है। इसमें हम लोग एक रिफ्लेक्टर का यूज़ करते हैं, इसका नाम भी आ रखा है, हम इसमें यूज़ करते हैं आपका डीप रिफ्लेक्टर का यूज़ करते हैं, ताकि हमारी जो आपकी लाइट रेज है वो आपकी नीचे की ओर को रिफ्लेक्ट हो जाए, ठीक है। डीप रिफ्लेक्टर, ठीक है। ये यहाँ पर हम लोग डीप रिफ्लेक्टर का यूज़ करते हैं। बाकी ये हमारी सबसे मोस्ट इफिशिएंट आपकी लाइटनिंग स्कीम होती है, क्योंकि इसमें आपका 100 में से 90% आपका ये जो आपका फ्लक्स है वो नीचे की ओर, मतलब वर्किंग प्लेन में पड़ता है। मोस्ट इफिशिएंट हमारी लाइटनिंग स्कीम होती है, ठीक है। ये भी याद कर लीजिएगा आप, लाइटनिंग स्कीम के लिए ऐसे लिख दिया। देखिए बाकी इसके अलावा एक इसमें घाटा है, क्योंकि आपको 90% जो आपका टोटल फ्लक्स है वो नीचे की ओर को गिर रहा है। तो इससे देखिए क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर इसको जो हमारे शैडो और ग्लेयर बनेगी ये भी बहुत ज़्यादा बनेगी। ग्लेयर मतलब क्या होता है, चमक, क्योंकि 90% नीचे की ओर गिर रहा है डायरेक्ट वर्किंग प्लेन में, तो उसका ग्लेयर बहुत हाई होगा। और साथ ही साथ आपका शैडो जो आपकी परछाई बनेगी वो बहुत डार्क बनेगी, SHADOW, परछाई भी बहुत डार्क बनेगी। मतलब ये दोनों हाई होते हैं। ग्लेयर मतलब चमक भी बहुत ज़्यादा होती है और शैडो भी इसका बहुत आपका डार्क बनता है। हम इसको जनरली यूज़ करते हैं आपका आउटडोर लाइटिंग के लिए, आउटडोर लाइटनिंग के लिए हम उसका यूज़ करते हैं, ठीक है, आउटडोर लाइटनिंग के लिए। बाकी इसके अलावा हमारा आता है इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम। इनडायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम में क्या होता है, हमारा 90% जो आपका पार्ट है वो आपका वर्किंग प्लेन में ना गिर के कहाँ की ओर को, सीलिंग या वॉल्स की ओर को गिरता है, ठीक है। सीलिंग की ओर को मतलब जैसे हमारे इसमें ये लगाते हैं ना आपका, हम लोग इस टाइप का बल्ब का यूज़ करते हैं, ये ऐसे होता है इसका रिफ्लेक्टर। तो यहाँ से आपका सब लाइट को ऊपर की ओर को भेजता है, सीलिंग की ओर को, ठीक है। मतलब जैसे ये आपका डाउनवर्ड नीचे आपको वर्किंग प्लेन की ओर को भेजता था, ये आपका 90% पार्ट आपका सीधे ऊपर आपका सीलिंग की सीलिंग की ओर को हम ये इसमें भेजता है। तो देखिए हम लोग इसमें जो आपका रिफ्लेक्टर का यूज़ करते हैं वो हम करते हैं आपका इन्वर्टेड बाउल रिफ्लेक्टर। मतलब जैसे उल्टी कटोरी को रखा है, मतलब यहाँ पर मतलब जैसे कटोरी रखते हैं उस टाइप के हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं इन्वर्टेड बाउल रिफ्लेक्टर, ठीक है। हम लोग यहाँ पर इसका यूज़ करते हैं ताकि हमारी जो लाइटनिंग है ये आपके ऊपर की ओर को जाए, सीलिंग और इसकी ओर को। इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम। उसके अलावा हमारे पास सेमी डायरेक्ट और सेमी इनडायरेक्ट होती है।
तो मैं उसको यही बता देता हूँ। देखिए सेमी जो डायरेक्ट होती है, सेमी डायरेक्ट में 60 से लेकर 90% टोटल फ्लक्स हमारा नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में यानी वर्किंग फ्लक्स की ओर को आपका गिरता है, वर्किंग प्लेन की ओर को। वहीं आपका सेमी इनडायरेक्ट में आपका 60 से जो 90 है वो आपका सीलिंग से या वॉल्स की ओर को गिरेगा, ठीक है, ऐसे ऊपर की ओर को, ठीक है। तो इनके बारे में ये सब चीज़ें आप याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है व्हाट इज़ द क्रेस्ट टाइम, क्रेस्ट स्पीड ऑफ ट्रैक्शन। देखिए क्रेस्ट स्पीड या फिर आपने नेटवर्क में ही पढ़ा है कि क्रेस्ट को ही मैक्सिमम या पीक बोलते हैं, ठीक है। आपकी वह स्पीड जो आपकी ट्रैक्शन की मैक्सिमम होगी, ट्रैक्शन सिस्टम की मैक्सिमम होगी जब वो चल रहा है, तो क्या होगा, इट इज़ द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द स्टॉप एंड द टोटल टाइम टेकन टू रन। तो देखिए ये होता है आपकी एवरेज स्पीड, ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है। एवरेज स्पीड क्या होता है आपका, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ क्या है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इसको हम बोलते हैं एवरेज स्पीड। बाकी लिखा है इट इज़ अ मीन स्पीड मेंटेन बाय ट्रेन टू रन, नहीं, ये आपकी एवरेज स्पीड नहीं होती है। दी हैव द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द स्टॉप एंड देयर टाइम टेकन इंक्लूडिंग द स्टॉपेज, इंक्लूडिंग द टाइम फॉर स्टॉप कवर्ड डिस्टेंस। इसको बोलते हैं आपको शेड्यूल्ड टाइम। शेड्यूल्ड टाइम मतलब आपका वह टाइम जहाँ पर आपकी ट्रेन कुछ टाइम के लिए आपके स्टेशन या स्टॉप पर रुकी है। शेड्यूल्ड टाइम आपका ये रेशियो होता है आपका टोटल डिस्टेंस टी का प्लस जो टाइम है दौड़ते टाइम, मतलब जब ट्रेन चल रही है, रनिंग टाइम प्लस टी एस स्टॉपिंग टाइम, ठीक है, जो टाइम आपके स्टॉपिंग में लगा है वो होता है आपका शेड्यूल टाइम। बाकी देखिए शेड्यूल टाइम की जो वैल्यू होती है वो हमेशा कम होती है एवरेज टाइम से। एवरेज टाइम मतलब एवरेज स्पीड, जो आपकी स्पीड है एवरेज स्पीड हमारे साथ ज़्यादा होगी किससे, आपकी शेड्यूल्ड स्पीड से। बाकी देखिए क्या दिया है आपका, फोर्थ दिया है द मैक्सिमम स्पीड अटेंड बाय द ट्रेन ड्यूरिंग रनिंग। देखिए यही होता है क्रेस्ट टाइम या पीक स्पीड, ठीक है। ये क्या होता है, मैक्सिमम स्पीड जो आपकी ट्रेन चली है, माना 70 आपका इसकी एवरेज स्पीड है, 70 किलोमीटर पर आवर, 70 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड है। तो देखिए यहाँ पर कोई ना कोई इसकी मैक्सिमम स्पीड होगी, माना किसी टाइम पर ही 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चल रही है, तो जिस चलने के टाइम पर जो इसकी मैक्सिमम स्पीड होगी किसी एक स्टैंड पर, उसको हम बोलते हैं आपका क्रेस्ट स्पीड, ठीक है। वो कब आएगी, जब आपकी ट्रेन चल रही है उस टाइम जो उसकी मैक्सिमम स्पीड होगी वो होती है हमारी क्रेस्ट स्पीड। इट इज़ द स्पीड ऑफ द मैक्सिमम अटेंड बाय द ट्रेन ड्यूरिंग रनिंग, ठीक है, मतलब चलने के टाइम पे जो आपकी ट्रेन मैक्सिमम स्पीड अटेंड कर सकती है उसको हम बोलते हैं आपका क्रेस्ट टाइम। अगला देखते हैं, दिया है MHSCP किसको स्टैंड करता है। देखिए MHSCP क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है मीन हॉरिजॉन्टल, मीन हेमिस्फेयर, आधा सर्कल को बोलते हैं हेमिस्फेयर, हेमिस्फेरिकल कैंडल पावर, ठीक है, ये हमारा होता है मीन हेमिस्फेरिकल कैंडल पावर। इसके आपके क्वेश्चन आते हैं तो इसका एक ही फॉर्मूला होता है MHCHP का, MHSCP मीन हॉरिजॉन्टल मीन हेमिस्फेयर कैंडल पावर, ठीक है। इसका हमारा फॉर्मूला होता है आपका टोटल फ्लक्स जो हम लिखते हैं फाई अपॉन 2 पाई, ठीक है, क्योंकि हेमिस्फेयर मतलब जैसे गोला पूरा है, गोले को हमने आधा कर दिया, ये तो गोला कैसा बना, ये हमारे इस टाइप का बना, ठीक है, ये हमारा आधा हेमिस्फेयर बना, इसको बोलते हैं आपका सेमी हेमिस्फेयर, ठीक है। तो यहाँ पर वही दिया है आपका, इसको हमको आपका MHSCP को हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, ये हमारा होता है आपका ये मीन हेमिस्फेरिकल कैंडल पावर। देखिए तो यहाँ पर ये क्या होता है, ये हमारा होता है आपका फ्लक्स इमिटेड बाय हेमिस्फेयर अपॉन 2 पाई। 2 पाई यहाँ पर इसका जैसे आपका पूरे गोले का होता है 4 पाई, अगर हम गोले को आधा कर दें तो वो क्या हो जाएगा 2 पाई, तो 2 पाई से हम लोग उसको डिवाइड करते हैं, टोटल जो हमारा फ्लक्स इमिटेड होता है वो, ठीक है। बाकी इसके अलावा एक और होता है, वो क्या होता है MHCP मीन स्पेरिकल कैंडल पावर। मीन स्पेरिकल कैंडल पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपका टोटल फ्लक्स अपॉन 4 पाई, जिसमें आपका पूरा गोला बना है, ठीक है। इसके अलावा होता है आपका MHCP मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर, ऐसी कैंडल पावर जो आपकी सिर्फ हॉरिजॉन्टल, मतलब जैसे यहाँ से सोर्स से आपकी लाइट रेस निकल रही है तो हॉरिजॉन्टल में कितनी पहुँच रही है, ये यहाँ पर इस जगह पर कितनी पहुँच रही है, हम उसको काउंट करते हैं सिर्फ, तो वो आता है हमारा यहाँ पर आपका मीन हेमिस्फेयर मीन आपका हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है हमें, MHSCP ये होता है आपका मीन हेमिस्फेरिकल कैंडल पावर, ठीक है, वो आपका इससे कन्वर्ट होता है, मीन स्पेरिकल कैंडल पावर को हम हाफ कर देते हैं। ये आपका जैसे एक गोला है, इसको हमने हाफ कर दिया, मतलब आधे पार्ट में हमने यहाँ से कट कर दिया ये, ठीक है। तो हमारा गोला है क्योंकि 3D में होगा, तो 3D में गोला कैसे बनेगा, ये हमारा 3D में गोला बनेगा ऐसे, और इसका अंदर का वॉल्यूम होगा इस टाइप से, ठीक है। ये तो यहाँ पर इसकी ये आता है आपका 2 पाई और टोटल फ्लक्स है आपका 5, तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है आपकी 5 अपॉन 2 पाई। 5 क्या है आपका टोटल फ्लक्स जो आपका निकल रहा है, अपॉन इसको 2 पाई से हम लोग डिवाइड करते हैं MHSCP को आपको डिफाइन करने के लिए। अगला देखते हैं, ये आपका वेरिएबल स्पीड कैन नॉट ऑब्टेन विथ, वेरिएबल स्पीड किसके थ्रू हम ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, ये हमसे पूछा है। पहला दिया आपका DC मोटर कंट्रोलर, बिल्कुल DC मोटर कंट्रोलर से हम यहाँ पर वेरिएबल स्पीड का आपका कर पाएंगे। डेरिवेटिव कंट्रोलर बिल्कुल कर पाएंगे।
सॉफ्ट स्टार्टर कंट्रोलर, यही आंसर हो जाएगा, इसके थ्रू नहीं कर पाएंगे। बाकी AC जो DC का कंट्रोलर को हम लोग यहाँ पर वेरिएबल स्पीड के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सॉफ्ट स्टार्टर कन्वर्टर क्या होता है। देखिए सॉफ्ट स्टार्टर कन्वर्टर हमारा एक सॉलिड स्टेट डिवाइस है, सॉलिड स्टेट डिवाइस या इक्विपमेंट कुछ भी कह सकते हैं आप, सॉलिड स्टेट डिवाइस है, ठीक है। ये हमारा AC जो हमारी मोटर होती है उसको प्रोटेक्ट करता है, AC मोटर के प्रोटेक्शन के काम आता है। AC मोटर प्रोटेक्ट करता है किससे, ये आपका वो प्रोटेक्ट करता है अगर हमारे यहाँ पर सप्लाई में इन्फ्लुएंस आ जाए, मतलब सप्लाई अगर फ्लक्चुएट कर जाए तब, मतलब सप्लाई के फ्लक्चुएशन से मोटर में कोई दिक्कत ना हो, इसको आपको प्रोटेक्ट करता है, इससे हमारी मोटर को प्रोटेक्ट करता है सप्लाई फ्लक्चुएशन को। तो एक हमारा एक डिवाइस है जो आपको सप्लाई में जो आपका वेरिएशन होती है कहाँ AC मोटर में, उसमें से आपका AC मोटर डैमेज ना हो, इसलिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं आपका सॉलिड स्टार्टर कंट्रोलर का, ठीक है। बाकी इसके अलावा ये मैं बताता हूँ, ये डेरिवेटिव कंट्रोलर क्या होता है। डेरिवेटिव कंट्रोलर आपने पढ़ा होगा PID का कंट्रोलर, तो इसका ही पार्ट है PID, प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल और डिफरेंशिएटर का आपका डेरिवेटिव कंट्रोल, ठीक है। तो ये PID कंट्रोलर क्या होता है, ये आपका स्पीड कंट्रोल करने का काम आता है आपका DC मोटर की, ठीक है। ये हमारा, इससे हम स्पीड कंट्रोल करते हैं DC मोटर की। बाकी आपने ये कंट्रोल सिस्टम में पढ़ा होगा कि और क्या क्या करता है। इसके देखिए ये हमारा जो आपका ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी है उसको भी इंक्रीज़ करता है। PID का हम जब हम यूज़ करते हैं तो ये आपका ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी हमारी सिस्टम की इंप्रूव करता है, ठीक है। और साथ ही साथ ये आपका बैंडविड्थ जो हमारे सिस्टम की है उसको भी इंक्रीज़ करता है, लोअर और आपके अपर फ्रिक्वेंसी के बीच को हमको इंक्रीज़ करता है। और जो आपका पीक आपका ओवरशूट होता है जिसको आप म्यूपी लिखते हैं उसको डिक्रीज़ करता है, ठीक है। और राइस टाइम यहाँ पर डिक्रीज़ होता है। तो ये सब इसके आपके कुछ पार्ट होते हैं जो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपका DC मोटर कंट्रोलर और ये आपका AC मोटर कंट्रोलर। तो देखिए DC मोटर में आपने EMF का फॉर्मूला देखा है, EB बैक EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N/5। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका DC मोटर में। और अगर यहाँ पर DC संट वाली मोटर लगा रखी है तो उसमें क्या होगा, फ्लक्स कांस्टेंट होगा, तो हमारे EB है बैक EMF वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके स्पीड के। तो हम यहाँ पर से बैक EMF को कंट्रोल करके यहाँ पर आपका स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं DC मोटर केस में। बाकी देखिए AC मोटर में क्या हम कैसे करते हैं, AC मोटर में हम लोग हमारे बहुत सारे तरीके हैं। कौन सा, पहले VF/F कंट्रोल, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी कंट्रोल हमारी जो मेथड होती है उसके थ्रू कर सकते हैं हम। या फिर सप्लाई फ्रीक्वेंसी को हम कंट्रोल कर सकते हैं बाई वेरिंग सप्लाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। या फिर जब सप्लाई वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे बहुत सारे तरीके होते हैं हमारे आपको AC मोटर के, उसमें आपको स्पीड कंट्रोल करने का, ठीक है। DC मोटर में हम लोग बैक EMF के थ्रू, AC मोटर के थ्रू हम V/F कंट्रोल या फ्रीक्वेंसी कंट्रोल या वोल्टेज कंट्रोल, सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल इसके थ्रू कर सकते हैं। बाकी डेरिवेटिव कंट्रोल आपके DC मोटर के लिए काम आता है। यहाँ पर अब आपका PID कंट्रोलर का हम लोग जनरली यूज़ करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा सॉफ्ट स्टार्टर कंट्रोलर। ये हम यहाँ पर AC मोटर में जो आपका वोल्टेज फ्लक्चुएशन होती है उससे बचाने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। आंसर नंबर C। अगला देखते हैं। अगला दिया है, इन विच टाइप्स ऑफ हीटिंग एलिमेंट हीटिंग फॉलोइंग फैक्टर नीड टू बी कंसीडर। मतलब आपका नीचे जो दिया है इसमें कौन सा फैक्टर हमें कंसीडर में लेना पड़ेगा। जब ये आपका एक फैक्टर दे रखा है वो दिया आपका थिकनेस ऑफ द सरफेस इज़ टू बी हीटेड। माना अगर उसमें सरफेस की थिकनेस को जहाँ पर हम कंसीडर करें हीट करने के टाइम में तो वो कहाँ पर होता है। पहला दिया है इन्फ्रारेड फ्रिक्वेंसी पर, सेकेंड दिया है आपका रेडियंट फ्रिक्वेंसी पर, फोर्थ दिया है आपका डाई इलेक्ट्रिक आपका फ्रिक्वेंसी पर, और आपका फोर्थ दिया है आपका इंडक्शन हीटिंग में। तो देखिए यहाँ पर हम लोग थिकनेस कहाँ पर यूज़ करते हैं, हम लोग थिकनेस का यूज़ करते हैं आपका इंडक्शन हीटिंग में। देखिए कैसे मैं आपको इसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंडक्शन हीटिंग, इंडक्शन हीटिंग, देखिए इंडक्शन हीटिंग में क्या होता है। इंडक्शन हीटिंग हमारी एक प्रोसेस है, सिंपल दिखाता हूँ आपको। एक हमारी प्रोसेस है जिसमें हम लोग करंट इंड्यूस होती है, जिसमें आपकी करंट इंड्यूस होती है, जो करंट इंड्यूस बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्शन के कारण हमारी यहाँ पर करंट फ्लो होती है, क्योंकि आपका इंडक्शन टाइप का है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसके अंदर होता है। इसमें क्या होता है, जो हमारे इसका प्रिंसिपल होता है वो प्रिंसिपल बेस्ड होता है आपका ट्रांसफार्मर के प्रिंसिपल पर। वर्किंग प्रिंसिपल आपका बेस्ड है ट्रांसफार्मर के वर्किंग प्रिंसिपल पर, यहाँ पर आपका प्राइमरी और सेकेंडरी दो साइडें होती हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या करता है, जो हमारी प्राइमरी साइड है मैं ऐसे दिखाता हूँ, और ये आपकी सेकेंडरी साइड है, ठीक है। प्राइमरी साइड में हम लोग AC वोल्टेज देते हैं, और हमके सेकेंडरी साइड में जो आपका चार्ज यहाँ पर आता है, ठीक है, चार्ज इंड्यूस होता है जिसके के थ्रू हम लोग यहाँ पर हीटिंग प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा चार्ज होता है इसकी हम लोग थिकनेस को कंसीडर करते हैं कि कितना मोटा है हमारा यहाँ पर चार्ज लगा है। तो थिकनेस ऑफ द सरफेस ये इससे रिलेटेड करता है आपका इंडक्शन हीटिंग। तो क्या हो जाएगा आंसर, आंसर नंबर D, इंडक्शन फ्रीक्वेंसी में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। अगला देखते हैं। अगला दिया है, इन केस ऑफ एवरेज लाइफ स्पान
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, मतलब लाइफ स्पैन कितने लंबे टाइम तक का जो चल रहा है कौन सा सही दिया है। पहला दिया है LED इनकैप्सुलेटेड लैम्प CFL, आपका इनकैप्सुलेटेड लैम्प CFL LED, अच्छा मतलब इनके बारे में दिया कौन सा ज़्यादा चल रहा है। तो देखिए क्या दिया हमें, LED दिया है। LED का फुल फॉर्म क्या है, लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है, ये आप याद भी कर लीजिएगा, लाइट इमिटिंग डायोड, ऐसा डायोड जो आपको लाइट को इमिट करता है, लाइट इमिटिंग डायोड। LED की जो लाइट लाइफ होती है वो 50,000 आवर होती है, सबसे हाईएस्ट लाइट आपकी आपकी लाइफ इसी की होती है, लाइफ हमारी 50,000 आवर होती है। बाकी इसकी रेटिंग देखी होगी आपने, वो हमारी होती है आपकी, मतलब इसकी इफिशियंसी देखेंगे तो 8 से लेकर 20 ल्यूमन पर वाट होती है, ठीक है, LM होता है ल्यूमन पर वाट, ये है इसकी इफिशियंसी, ये होता है लाइट इमिटिंग डायोड। उसके अलावा हमारे पास दिया है इनकैप्सुलेटेड लैम्प। इनकैप्सुलेटेड लैम्प जो हमारे पहले से घरों में जो बल्ब होते थे जिसमें से पीली रोशनी आती थी ना, वो हमारे होते हैं इनकैप्सुलेटेड लैम्प। देखिए इनकैप्सुलेटेड लैम्प जो होते हैं वो हमारे आपके 1000 आवर तक का चलते हैं, मैक्सिमम 1000 आवर तक इनकी लाइफ होती है, ज़िंदगी इनकी 1000 घंटे तक का होती है। और साथ ही साथ इनकी जो आपके यहाँ पर इफ़िशियंसी होती है वो हमारी होती है 30 से लेकर 200 ल्यूमन पर वाट। इसके अलावा हमारे पास है CFL को बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोसेंट, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोसेंट ट्यूब या CFL लिख सकते हैं। क्लोरोफ्लोरोसेंट का फुल फॉर्म होता है, इनकी जो आपकी एवरेज लाइफ होती है वो 600 आवर से लेकर 1200 आवर, या फिर आप कभी कभी देखेंगे तो 1500 आवर भी लिखा रहता है, वैसे जनरली 1200 होता है। 600 से लेकर नहीं 6000 से लेकर 12000 आवर तक का इसमें लाइफ होती है इसकी। बाकी इसकी जो आपकी इफिशियंसी होती है वो 60 से लेकर 80 ल्यूमन पर वाट होती है, ठीक है। ये तो देखिए सबसे मैक्सिमम लाइफ हमारी किसी भी उसमें आपकी इसकी होती है LED की। उसके बाद क्या आता है हमारी CFL कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट। इसके बाद आपका इनकैप्सुलेटेड लैम्प, इसकी बहुत कम होती है आपकी 1000 आवर के आसपास। तो देखिए क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा सबसे पहले LED, देन LED के बाद CFL आएगा, LED, ये देखिए आंसर नंबर D, LED CFL और यहाँ पर इनकैप्सुलेटेड लैम्प। तो ये इसका सही ऑर्डर होगा, LED की हाईएस्ट लाइफ होती है, देन CFL, उसके बाद इनकैप्सुलेटेड लैम्प की लोएस्ट लाइफ होती है। अगला देखते हैं, आइडेंटिफाई द सैलिएंट एप्लीकेशन ऑफ हाई रजिस्टिविटी मटेरियल। हाई रजिस्टिविटी मटेरियल का आपका यहाँ पर कौन सा एप्लीकेशन है, ठीक है, यहाँ पर हमें बताना है। तो देखिए पहला दिया है डोमेस्टिक वायरिंग के लिए, सेकेंड दिया आपका हीटिंग एलिमेंट ऑफ हीटर ओवन और स्टार्टर्स, थर्ड दिया आपका रोटर बार फॉर स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, फोर्थ दिया है आपका ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर हाई रजिस्टिविटी मटेरियल का यूज़ कहाँ करते हैं, जहाँ पर हमको ज़्यादा हीट की आवश्यकता हो। ज़्यादा हीट कहाँ, जैसे हमारे हीटर वगैरह है या फिर आपका इमर्शन रॉड है, हम वहाँ इसका यूज़ करते हैं। कहाँ आ जाएगा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर B, हीटिंग एलिमेंट ऑफ हीटर ओवन या स्टार्टर में हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो हम यूज़ करते हैं मटेरियल वो होता है आपका नाइक्रोम का, लिखे हम निकिल क्रोमियम का नाइक्रोम। इसके अलावा हम लोग कैंथल का यूज़ करते हैं और आपका कॉन्स्टेंटेन का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हम तीन आपके मटेरियल का यूज़ करते हैं, ठीक है। बाकी इसमें हमारे आपकी हीटिंग एलिमेंट में क्या होता है, हीटिंग एलिमेंट के हमारे कुछ गुण होते हैं कि उनकी रो की वैल्यू हाई हो, रजिस्टिविटी ऑफ हीटिंग एलिमेंट शुड बी हाई, ठीक है, पहला तो ये होता है। इसके अलावा इसमें दिया है, इसमें दिया रहता है कि हमारे जो मेल्टिंग पॉइंट है, मतलब कि आपके ज़्यादा टेम्परेचर में ही आपका ये मेल्टिंग पॉइंट या मेल्टिंग टेम्परेचर शुड बी हाई ऑफ हीटिंग एलिमेंट, हीटिंग में जो आपके एलिमेंट मटेरियल हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई हो। बाकी अल्फा जो है आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, उसकी वैल्यू एज लो एज पॉसिबल, मतलब बहुत कम होनी चाहिए अल्फा की वैल्यू, और इनकी हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, मैकेनिकल स्ट्रेंथ हाई, ताकि ये टूटे ना जल्दी। तो ये हमारे चार मुख्य आपके गुण हैं, आपके कौन से, आपकी हीटिंग मटेरियल के हमारे चार ये आपके इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हीटिंग एलिमेंट की। कौन कौन सी, रजिस्टिविटी शुड बी हाई, मेल्टिंग पॉइंट शुड बी हाई, अल्फा विच इज़ क्या बोलते हैं इसको, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस शुड बी लो, और आपका मैकेनिकल स्ट्रेंथ शुड बी हाई, ठीक है। अगला देखते हैं, दिया आपका बॉल बियरिंग आर प्रीफर्ड ओवर अदर टाइप्स ऑफ बियरिंग ऑफ मशीन यूज्ड अप टू 75 किलोवाट। 75 किलोवाट तक का हम लोग यहाँ पर बॉल बियरिंग को प्रीफर करते हैं किसी और टाइप की बियरिंग से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर बॉल बियरिंग, बॉल बियरिंग के लिए कौन सा सही नहीं है, यहाँ पर ये बताना है। देखिए बॉल बियरिंग क्या होती है, आपने देखी होगी, इस टाइप की एक होती है बियरिंग, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये,
ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, इसके बीच में हमारी यहाँ पर से हमारी वो होती है बॉल है ये, ठीक है। ये आप 3D में वो अज्यूम कर लीजिएगा, ये हमारी बॉल रहती है, ठीक है। ऐसी बियरिंग जिसके बीच में बॉल होती है, ताकि यहाँ पर हम लोग फ्रिक्शन को बढ़ा सकें, ठीक है। ताकि हम यहाँ पर जो इसके फ्रिक्शन के बीच को हम लोग घटा सकते हैं, इसको हम लोग कहते हैं बॉल बियरिंग, ठीक है। बॉल बियरिंग सबसे पहले प्रोवाइड करती है, ये हमें प्रोवाइड करती है लो फ्रिक्शन। बॉल बियरिंग से हमारे सबसे ये एडवांटेज है इसके कि सबसे पहले लो फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगी, और साथ ही साथ ये आपका स्पेस भी कम लेती है। स्पेस कम क्या लिखूँगा, स्पेस ऑक्यूपाई कम करेगी, स्पेस ऑक्यूपाई इज लेस, ऐसे दिखा दिया, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आपका मेंटेनेंस भी इसकी बहुत कम होती है, लेस मेंटेनेंस की कम होती है, और साथ ही साथ इसकी लॉन्गर लाइफ होती है, लॉन्गर लाइफ। और सबसे मेन चीज़ ये आपका स्मॉल एयर गैप प्रोवाइड करते हैं, कहाँ, स्टेटर और रोटर के बीच में एयर गैप इसमें स्मॉल होता है स्टेटर और रोटर के बीच में, ठीक है। ये सब इसके फ़ायदे होते हैं, लेकिन इसके 2 डिसएडवांटेज भी होते हैं। यहाँ लिखता हूँ डिसएडवांटेज। सबसे पहला, इसकी कॉस्ट थोड़ी हाई होती है, कॉस्ट शुड बी हाई। और देखिए बॉल बियरिंग लगी है, तो ये आपके अगर बड़ी मशीनों में यूज़ होती है तो इसकी नॉइज़ भी इंक्रीज़ हो जाती है, जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है तो नॉइज़ भी इसमें इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये तो इसके डिसएडवांटेज होते हैं, बाकी ये सब इसके एडवांटेज है। कौन सा, एक इसमें फ्रिक्शन में कम होता है, ठीक है। बाकी आपका ये आपका लेस आपके स्पेस गिरती है, लेस मेंटेनेंस होता है, लॉन्गर लाइफ होती है, और आपका लेस एयर गैप होता है। तो यहाँ पर पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है, ठीक है। देखिए पहला दिया आपका दे है लेस फ्रिक्शन, ये तो बिल्कुल ठीक है, ये तो एडवांटेज ही है। दे रिक्वायर मोर मेंटेनेंस, ये हो जाएगा गलत, क्योंकि लेस मेंटेनेंस यहाँ पर इसको चाहिए रहता है। देखिए यहाँ पर लिखा है ना मैंने, लेस मेंटेनेंस सेकंड वाला। बाकी दे हैव अ लॉन्गर लाइफ, बिल्कुल लंबी लाइफ होती है, और ऑक्यूपाई लेस स्पेस, छोटी जगह पर भी ऑक्यूपाई हो जाती है। ये हमारी बॉल बियरिंग है। अगला देखते हैं, ये आपका इट इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड आ इल्यूमिनेशन ऑफ 100 लक्स, इल्यूमिनेशन की वैल्यू दे दी हमें 100 लक्स इन अ फैक्ट्री हॉल। इसमें 30 मीटर लेंथ है और आपका 15 मीटर उसकी ब्रेथ है, ठीक है, लंबाई चौड़ाई दी है। अज्यूम द मेंटेनेंस फैक्टर 0.8 और कोफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन दिया आपका 0.7। लैंप इफिशियंसी आपका 14 ल्यूमेन पर वाट। सजेस्टेड द नंबर ऑफ लैंप रिक्वायर्ड व्हेन रेटिंग ऑफ द लैंप इज 250 वोल्ट। 250 वाट की हमारी लैंप की रेटिंग है, तो हमें उस जगह पर कितने लैंप चाहिए हमें ये पूछ रहा है, ठीक है। मतलब एक इस टाइप का कमरा है, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ, ये ठीक है, ये हमारा कमरा है। तो इसमें कह रहा है कि कितने हमें बल्ब चाहिए होंगे। यहाँ पर इसकी 15 मीटर इसकी ये वाली है डिस्टेंस, और 30 मीटर इसकी ये वाली डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का ये, ठीक है। और एक जो लैंप है वो आपका यहाँ पर 250 वाट दे रहा है, एक लैंप 250 वाट दे रहा है। तो पूरे उसको आपको जगमगाने के लिए यहाँ पर कितनी इसमें वो चाहिए होंगे लैंप की ज़रूरत, तो ये हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया है, यहाँ पर हमें इल्यूमिनेशन जिसको हम ई से डिनोट करते हैं वो दे रखा है आपका 100 लक्स, 100 लक्स का हमारा इल्यूमिनेशन है। बाकी यहाँ लेंथ दी है, लेंथ देते हैं आपको 30 मीटर। चलो एरिया करता हूँ, एरिया क्या होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेथ 15 इंटू 30, तो ये हमारी हो जाएगी आपका एरिया 15 इंटू 30 मीटर, ये हमारा एरिया हो जाएगा। जब हम 15 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारा आ जाएगा एरिया। तो 15 या 45, 450 मीटर स्क्वायर एरिया हमारा आ गया, 450 मीटर स्क्वायर, ये हमारे यहाँ पर एरिया की वैल्यू आ गई। बाकी क्या दिया है हमें, मेंटेनेंस फैक्टर जिसको हम एम एफ लिखते हैं, ठीक है। मेंटेनेंस फैक्टर जो हमें दिया है वो है आपका 0.4, ये मेंटेनेंस फैक्टर कितना है 0.8 है ना, हाँ 0.8 है। और यूटिलाइजेशन फैक्टर यू एफ की वैल्यू दी है हमें 0.4। बाकी एक बल्ब की इफिशियंसी दी है, ऐसे इफिशियंसी के लिए ईटा दिखाते हैं या नीटा बोलते हैं इसको, 14 ल्यूमेन पर वाट। हर एक वाट में 14 ल्यूमेन की आपके यहाँ पर आउटपुट दे रहे हैं, ठीक है, ये इसका मतलब है इफिशियंसी का। तो इसने पूछा है कि हमें यहाँ पर कितने बल्ब चाहिए, जब एक बल्ब की जो रेटिंग है वो आपकी एक बल्ब की वाटेज है 250 वाट, तो यहाँ पर हमें कितने बल्ब चाहिए ये हमें सिंपल से निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे, तो देखिए हमारा टोटल ल्यूमेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फ्लक्स, हमारा इल्यूमिनेशन कितना है और कितने एरिया में करना है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, और नीचे आता है आपका यूटिलाइजेशन फैक्टर और आपका डेप्रिसिएशन फैक्टर, या फिर आप मेंटेनेंस फैक्टर भी बोलते हैं इसको, एम एफ या डेप्रिसिएशन फैक्टर, इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए हम लोग सबसे पहले निकालेंगे हमें यहाँ पर कितना आपका वो रिक्वायरमेंट है ल्यूमेन की, मतलब हमें फाई की वैल्यू निकालनी है। तो ई की वैल्यू क्या थी हमारी, जो ई की वैल्यू है वो है आपकी, ई की वैल्यू आपकी 100 और एरिया की वैल्यू आपकी 450। तो ई की वैल्यू है आपकी 100, इल्यूमिनेशन 100 है, एरिया है आपका 450, ठीक है।
बाकी यहाँ पर हमारा ये आपका यूटिलाइजेशन फैक्टर कितना है, यूटिलाइजेशन फैक्टर है 0.4 और मेंटेनेंस फैक्टर है 0.8, 0.4 और ये आपका 0.8। तो बस इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, 8 चक्को 32, ये 0.032 और ऊपर आपका 45000। तो ये हमारा सॉल्व करेंगे तो देखिए ये आएगा आपका 140625 और ये फ्लक्स है तो ये किस में आ जाएगा, ल्यूमन में। ठीक है, इतना ल्यूमन हमारी टोटल फ्लक्स की वैल्यू आ गई। तो हमें कितने लैंप की रिक्वायरमेंट होगी, तो लैंप के रिक्वायरमेंट के लिए एन लिखता हूँ, एन आपके लैंप की रिक्वायरमेंट है, नंबर ऑफ लैंप लिखता हूँ, नंबर ऑफ लैंप। ठीक है, नंबर ऑफ लैंप हमारे एन है। तो ये हमारा होता है आपका टोटल फ्लक्स जो आ रखा है और एक की वाटेज कितना है और हमारा ये एक के यहाँ पर इफिशियंसी कितना है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा 140, टोटल हमारा फ्लक्स है 140625 और एक की वाटेज है हमारी 250 वाट और इफिशियंसी कितनी है 14 ल्यूमेन पर वाट। तो देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 40.18, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 41 के आसपास या 40 के आसपास। तो हमें 40 लैंप चाहिए उसको आपको टोटल इल्यूमिनेशन प्रोवाइड करने के लिए। आंसर नंबर बी देखिए 40। अगर ये 41 भी दिया होता तो वो भी आंसर सही होता, ज़्यादा एक्यूरेट वही आंसर होता, क्योंकि यहाँ पर से पॉइंट के आगे ना, पॉइंट के आगे जितना भी होगा वो 41 काउंट करा जाएगा। लेकिन ऑप्शन में यहाँ दिया नहीं था 41, तो आंसर हो जाएगा 40। तो इसलिए सिर्फ ये फॉर्मूला याद करना है आपका। टोटल यहाँ पर ल्यूमेन का क्या होता है आपका, इल्यूमिनेशन इंटू एरिया अपॉन यूटिलाइजेशन फैक्टर इंटू मेंटेनेंस फैक्टर। बस हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करा और आपका यहाँ पर नंबर ऑफ लैंप निकालने के लिए इसको 5 अपॉन जितनी वाटेज है और जितनी इनकी इफिशियंसी उससे डिवाइड कर दिया, तो सिंपल से आंसर निकाल दिया। अगला देखते हैं, सीरीज पैरेलल स्पीड कंट्रोल मेथड यूज्ड इन ट्रैक्शन सिस्टम, द स्पीड रेंज इज अबाउट। तो देखिए सीरीज पैरेलल कंट्रोल में हमारा यहाँ पर कैसे होता है, देखिए सीरीज में क्या करते हैं, दो मोटर को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ये है, देन यहाँ पर एक और कनेक्ट हो जाती है, ये हमारे सीरीज में है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जो हमें टोटल वोल्टेज है, ये सीरीज में क्या होती है, वोल्टेज डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पर V/2 और नीचे वाले में भी V/2, मतलब वोल्टेज यहाँ पर दो उसमें डिवाइड हो जाती है। अगर हमने एक मोटर का दिखा रहा हूँ, मतलब दो मोटर को हमने सीरीज में कनेक्ट कर रखा है, तो वोल्टेज यहाँ पर डिवाइड हो जाती है और देखिए करंट सेम रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर करंट सेम रहता है और वोल्टेज यहाँ पर डिवाइड हो जाती है। बाकी हमें यहाँ पर इसका फॉर्मूला हमें बताइए, यहाँ पर स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, N इज इक्वल टू V/K∅, के यहाँ पर कॉन्स्टेंट है। बाकी आप ऐसे भी देख सकते हैं क्या होता है, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N∅। तो यहाँ से N की वैल्यू क्या आ जाएगी, N इज इक्वल टू V/E। ठीक है, यहाँ पर E या V एक ही चीज़ है। बाकी जो हमारा फ्लक्स है, फ्लक्स कौन प्रोवाइड करता है, यहाँ पर सीरीज है तो आर्मेचर हमारा प्रोवाइड करेगा। फ्लक्स में जो आपका बन रहा है वो वही आपके आर्मेचर करंट होगी। तो यहाँ से N की जो वैल्यू आती है, N इज इक्वल टू स्पीड की वैल्यू आती है, N इज इक्वल टू K इंटू फाई की जगह क्या आ जाएगा, I है। तो ये हमारा जनरल फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जब हमने ये सीरीज कनेक्शन कर रखा है, ये हमारा सीरीज कनेक्शन है, तो सीरीज कनेक्शन में क्या हुआ, सीरीज कनेक्शन में हमारी वोल्टेज यहाँ पर डिवाइड होगी, वोल्टेज यहाँ पर डिवाइड होगी तो हमारा क्या हुआ, जो हमारी स्पीड है, आपका सीरीज के केस में N(S), सीरीज में क्या हो जाएगी, देखिए वोल्टेज पर वोल्टेज भी है तो यहाँ क्या हो जाएगी, V/2 हो जाएगी वोल्टेज। बाकी हमारी करंट सेम रहेगी क्योंकि सीरीज में करंट सेम फ्लो होती है ये। ठीक है, अब देखिए पैरेलल में दिखाता हूँ मैं आपको। अगर यहाँ पर पैरेलल कनेक्शन है, मतलब एक मोटर ये है और एक मोटर ये है, यहीं पर से दिखा देते हैं ऐसे। तो यहाँ देखिए इसमें क्या रहती है, वोल्टेज तो हमारी सेम रहती है, पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज शुड भी सेम और करंट हमारी हाफ डिवाइड हो जाएगी, ये I/2 और ये I/2। तो देखिए स्पीड क्या हो जाएगी, यहाँ पर स्पीड हमारी हो जाएगी, स्पीड इज इक्वल टू वोल्टेज सेम है, बाकी K जो आपको कांस्टेंट है, करंट आपकी 1/2 हो जाएगी, मतलब पहले की आधी हो जाएगी। तो ये आपका कब है, पैरेलल के केस में। तो ये अगर हम यहाँ से स्पीड ऑफ सीरीज अपॉन स्पीड ऑफ पैरेलल निकालेंगे, N/S अपॉन NP, स्पीड ऑफ सीरीज अपॉन स्पीड ऑफ पैरेलल क्या हो जाएगी, हमारी स्पीड ऑफ सीरीज क्या आती है हमारी V/2 अपॉन K इंटू I है, V/2 अपॉन K इंटू I है, ये K है। और ये क्या था हमारा, ये था, ये चल जाएगा ऊपर तो ये आ जाएगा K I/2 और ये आ जाएगा वोल्टेज। ठीक है, बस यहाँ से ये वोल्टेज से वोल्टेज का कट गया, ये K से ये K का कट गया तो ये आ जाएगा आपका 1/4। तो हमारी जो स्पीड आती है NS, जो आपका सीरीज की स्पीड है और पैरेलल की स्पीड है, वो आएगी 1/4। ठीक है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, आपको NS और NP, सीरीज ऑफ पैरेलल और सीरीज ऑफ आपकी सीरीज और पैरेलल में क्या होगी स्पीड 1/4। ठीक है, 1/4 का हमारा अनुपात रहता है कब, आपका जब सीरीज का पहले दिया हो और आपका पैरेलल का बाद में दिया हो। तो क्या आ जाएगा आपका 1/4। आंसर नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला देखते हैं,
दिया आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक वेल्डिंग। देखिए प्लास्टिक वेल्डिंग का एग्जाम्पल कौन सा है, प्लास्टिक वेल्डिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नॉन फ्यूज़न वेल्डिंग, नॉन फ्यूज़न वेल्डिंग। ये आप नाम याद कर लीजिएगा, इसको नॉन फ्यूज़न वेल्डिंग भी बोलते हैं। बाकी ये हमारी प्लास्टिक वेल्डिंग क्या कौन सी होती है, ये होती है आपकी रेजिस्टेंस वेल्डिंग। रेजिस्टेंस वेल्डिंग इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिक वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए। बाकी देखिए गैस वाली को हम बोलते हैं आपका फ्यूज़न वेल्डिंग। अगला देखते हैं, ये आपका वाई इज़ इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग इज़ प्रीफर्ड। हम इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग को क्यों प्रेफर करते हैं, यहाँ पर हमसे पूछ रहा है। पहला दिया है बिकॉज इट अवॉइड वियर एंड टीयर, बिकॉज इट इज़ इंस्टेंटेनियस, बिकॉज हीट इज़ जनरेटेड इज़ मोर। आपका फोर्थ दिया आपका बिकॉज द मोटर कंटिन्यू टू रिमेन लोडेड ड्यूरिंग आपका ब्रेकिंग। तो हम लोग इसको इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग को इसलिए प्रीफर करते हैं क्योंकि इसमें आपके टूटने की संभावना बहुत कम होती है, मतलब इसके मेंटेनेंस की संभावना बहुत कम होती है, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो आंसर हो जाएगा पहला, बिकॉज इट अवॉइड वियर एंड टीयर, मतलब जो टूट फूट है इसमें आपका बहुत कम होती है, हम इसलिए इसका यूज़ करते हैं। देखिए ये इंस्टेंटेनियस आपका स्टार्ट नहीं होती है, इसको स्टार्ट करने के लिए या फिर मतलब ब्रेकिंग करने के लिए इसमें आपको कुछ टाइम लगता है ब्रेक करने के लिए। बाकी यहाँ पर लिखा है हीट मोर जनरेटेड, सबसे कम हीट जनरेट इसी में होती है, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए इसका बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसमें आपके वियर एंड टीयर बहुत कम होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है आपका विच इज़ द कलर ऑफ लाइट इमिटेड बाय सोडियम वेपर लैम्प। सोडियम वेपर लैम्प में किस टाइप की लाइट निकलती है ये पूछ रहा है। तो देखिए सोडियम वेपर लैम्प पे हमारी मोनोक्रोमेटिक येलो लाइट निकलती है। मोनोक्रोमेटिक मतलब एक ही तरंग दैर्घ्य की येलो लाइट निकलती है, मोनोक्रोमेटिक येलो लाइट। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, अच्छा येलो ही दे रखा है तो सिर्फ यहाँ पर येलो लाइट निकलती है। देखिए बाकी इसके बारे में, ये हमारा एक यू शेप का हमारा ट्यूब होती है, इस टाइप की हमारी यू शेप की ट्यूब होती है, हमारी यू शेप्ड ट्यूब, जिसके हम लोग यहाँ पर इसमें आपका स्मॉल अमाउंट के हमने नियॉन गैस डालते हैं इस ट्यूब के अंदर, नियॉन गैस डालते हैं स्मॉल अमाउंट की। बाकी यहाँ पर हम लोग सोडियम के टुकड़े डालते हैं, Na के हम लोग टुकड़े डालते हैं, मटीरियल Na मटीरियल देता हूँ, Na मटीरियल के लिए हम लोग यहाँ पर साबुत टुकड़े डालते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ हम लोग इसमें डालते हैं। बाकी इसका यूज़ आता है, इसका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, तो इसका यूज़ हम लोग करते हैं हाईवे में या फिर आपके स्ट्रीट लाइटिंग में, हाईवेज़ में यूज़ करते हैं, या फिर जो आपकी गली में लाइट लगी रहती है स्ट्रीट लाइटिंग, वहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं, स्ट्रीट लाइटनिंग। ठीक है, इसके अलावा जो आपका एग्ज़ाम में आ रखा है कि उसका यूज़ कहाँ करते हैं, वो हम करते हैं आपका रेलवेज़ में। ठीक है, रेलवेज़ में भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं। बाकी इसका एक यूज़ हम पार्क वगैरह में भी करते हैं। तो ये सब इसके यूज़ करने की जगह है जहाँ पर हम इन लाइट को हम प्लेस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये मोनोक्रोमेटिक येलो लाइट आपका दिखाती है आपका सोडियम वेपर लैम्प। तो आंसर नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। थैंक यू सो मच।